नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। राहुल गांधी ने दोस्तों आज बीजेपी पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है और इस आरोप के पीछे एक बड़ा कारण भी है, एक बड़ी वजह भी है। आप जानते हैं कि झारखंड में इस वक्त ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कंधों पर बंदूक रखकर बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को निशाना बना रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, आप जानते हैं, और अब बीजेपी किसी तरह झारखंड में भी वैसा ही खेल जैसा कि वैसा ही तख्ता पलट करना चाहती है जैसा उसने अभी बिहार में किया है, जो हाल उसने बिहार में किया है। फर्क बिहार और झारखंड में क्या है? यही फर्क है कि नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहे और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन हेमंत सोरेन किसी तरह बीजेपी के आगे झुके नहीं तो उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया। अब हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन झारखंड में अब तक न नई सरकार बनी है न राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी कि जो हेमंत सोरेन है वही कार्यवाहक सीएम है अभी तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है और थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन ने अपने 4 विधायक साथियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है। राज्यपाल का कहना है कि जल्द बुलाएंगे। इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपके सामने ये हमारा जो समर्थन है, हमारे जो विधायक हैं 43 विधायकों का समर्थन हमारे साथ है, वो पास में है और वो देख लीजिए। वो वीडियो को जरा दिखाइए जहां गिनती हो रही है 1 2 3 4, उस वीडियो को लेके आइए, ये देखिए, इस जरा फुल स्क्रीन ले आइए और साउंड भी दे दीजिए कैसे गिनती चल रही है। चलिए साउंड दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 43। तो देख लिया आपने 43 और 1 से लेकर 43 तक ये गिनती तमाम विधायकों ने अपनी अपनी गिनती यहां रखकर बता दिया कि हां, हम जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। जो सरकार अभी है, बस वहां पर हेमंत सोरेन की जगह अब चंपई सोरेन को इन्होंने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। राज्यपाल का कहना है कि जल्द ही हम बुलाएंगे। राज्यपाल से मिलकर आने के बाद अब चंपई सोरेन ने जब उनसे मीडिया ने बात की तो क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लेते हैं फटाफट और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। काफी समय हुआ है, हो गया है, इसीलिए जल्दी गठन करने का प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। इसीलिए उन्हें उनका तरफ से राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है, हम जल्दी करने का है, इतना बोल दिया। आप लोगों ने दावा पेश कर दिया है, दावा पेश कर दिया है। उनका कहा कि दावा तो कल दिया है। आज क्या बातचीत हुई सर राज्यपाल से? जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है कि आज राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। तो हमने अनुरोध किया है कि जल्दी आप ओथ सेरेमनी करवा दीजिए और उन्होंने कहा है कि जल्दी करेंगे। कल रात से लेकर आज तक क्या जल्दी हो गई? सवाल यह है। कल रात से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने अपने विधायक दल का नेता चुनने के बाद वहां शपथ ग्रहण के लिए या सरकार, नई सरकार या कहे नए मुख्यमंत्री के लिए इन्होंने दावा पेश कर दिया था, लेकिन राज्यपाल महोदय ने आज शाम 5:30 बजे का समय दिया। उसके बाद मिलने के बाद जो कुछ
कह रहे हैं चंपई सोरेन, आपने सुन लिया। अपनी गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने भी आज एक वीडियो, कल ही रात को एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में क्या कुछ कहा, उन्होंने अपनी बात कैसे रखी है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। हेमंत सोरेन बहुत ही, क्योंकि निशाने पर हेमंत सोरेन और क्यों हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, आप सुनिए। साथियों जोहार, आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज तो लगभग 5 मिनट का ये वीडियो है, उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने हम पेश कर रहे थे। ये हेमंत सोरेन, जब उनको गिरफ्तार करने का आदेश, जो फरमान सुना दिया गया कि अब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद उसी वक्त इन्होंने वीडियो कल शाम को जारी किया था, और वो वीडियो फिर मीडिया में आया। उसी वीडियो को हम आप तक पेश कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों, झारखंड में भी बहुमत वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को गिराने का यह खेल खेला जा रहा है। आप याद कीजिए, वही खेल है इससे पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला, मध्य प्रदेश में खेला था, कर्नाटक में खेला था, आपको याद होगा, और बिहार में भी। इन तमाम राज्यों में ये बीजेपी ये खेल खेल चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। जरा इस ट्वीट को देखते हैं, राहुल गांधी के इस ट्वीट को जरा देख लीजिए। जब झारखंड में जो कुछ हुआ है, उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। तो सुन लिया, देख लिया आपने, राहुल गांधी सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं, और जो कुछ झारखंड में चल रहा है उस पर अपनी बात रख रहे हैं कि सत्ता की सनक में क्या कुछ हो रहा है। झारखंड में खेल के बाद बीजेपी इसी तरह का खतरनाक और भयानक खेल लोकसभा चुनावों में भी कर सकती है। बल्कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के तमाम सत्ता पलटने वाले खेल को अगर याद करें तो यही समझ में आता है कि मोदी ने लाल किले से तीसरी बार भी सत्ता में आने का जो ऐलान किया था, उसमें इसी खेल की ओर उनका इशारा था। बीजेपी के पास अपनी उपलब्धियों के आधार पर सत्ता में लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो इस तरह लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। 2 दिन पहले चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो धांधली हुई वो सबने देखी, लेकिन इस देश के राष्ट्रपति से लेकर अदालतों तक ये मंजर क्यों नहीं इनको दिखाई दे रहा है, यह समझना मुश्किल अब नहीं है। हालांकि यह देखकर लोकतंत्र के लिए उम्मीद बंधती है दोस्तों कि देश का विपक्ष इस वक्त शांत नहीं है। कांग्रेस के
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। यानी कि आप अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ चले गए तो आप जेल नहीं जाएंगे, आप उस वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं जहां सब कुछ धुल जाता है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उसको भी देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। 81 विधायकों के सदन में 41 की बहुमत होता है। 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद चंपई सोरेन जी को सरकार बनाने का न्योता न देना साफ तौर पर संविधान की अवमानना एवं जनमत को नकारना है। महामहिमों द्वारा भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में एक एक करके कीलें ठोकी जा रही हैं। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। साफ साफ आप समझ रहे हैं। इसी तरह लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है दोस्तों। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी देख लेते हैं। लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के ये घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी ये बात अब समझ चुकी है। हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं। झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी नेता, ये कह रहे थे लालू प्रसाद यादव। छोटी मोटी बात नहीं है और बहुत बड़ी बात इसलिए भी क्योंकि झारखंड में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पूरा का पूरा जो आदिवासी समाज है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और आखिर में कहते हैं यहां लालू प्रसाद यादव की झारखंड नहीं झुकेगा। आज कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड के मसले पर अपनी जो चिंता है वो जताई है, अपनी बात रखी है। आइए सुन लेते हैं अभिषेक मनु सिंह भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है झारखंड के मसले पर, सुनिए। झारखंड के विषय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कानूनी राजनीतिक मूल मुद्दे उठते हैं। पहली बात, मैं कानूनी पे कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद पेश होके आया हूं उच्चतम न्यायालय ने, जिन्होंने कल मामला निश्चित किया है, लगाया है कोर्ट में, तो इसलिए मैं उस विषय में बहुत कम नहीं के बराबर बोलूंगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक आयाम है वो पहले मैं आपको अवगत कराऊं। एक बहुत ही भद्दा, घिनौना, भर्त्सना योग्य और सब चीजें अगर आप भूल जाएं तो ये सर्वविदित है कि लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं, 48, 48 या 47 का बहुमत सरकार को है वहां पर, सत्तारूढ़ पार्टी को। 48 मान ले, 47 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मान ले विपक्ष की तरफ पे झारखंड में तो 32 है, 31 है, 33 है, कुछ भी मान ले फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अब जब कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का, तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे, 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं किया? ये देश, जनता जनार्दन पूछ रही। तो एक वाजिब सवाल यहां पूछते हुए अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और यही कि आज अब दोपहर का समय 12-1 बजे का समय और अभी तक आपने क्यों नहीं बुलाया। और शाम को जब 5:30 बजे मुलाकात होती है चंपई सोरेन के साथ, उनके 4 और साथी जाते हैं, विधायक साथी, तो भी राज्यपाल महोदय जो हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ जी इतने बजे इस तारीख को आप आइए और ओथ सेरेमनी में भाग लीजिए, ओथ कीजिए, यानी कि शपथ ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ है।
क्या झारखंड से इस देश की कोई नई दिशा तय हो रही है, सियासी दिशा? यह सवाल बहुत बड़ा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी मसले पर इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी देख लेते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं कि झारखंड नहीं झुकेगा। झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा श्री हेमंत सोरेन जी भाजपा के आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे हैं और भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों व पूंजीपतियों के सामने इसीलिए दीवार बनकर खड़े रहे, जिससे झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। इसीलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यह झारखंड के जनमत का अपमान है। इसीलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा को ऐतिहासिक पराजय की सामना करना पड़ेगा। अखिलेश ने यह भी लिखा है कि हम लगातार जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें आदिवासी समाज भी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों व आधी आबादी मतलब महिलाओं व अगड़ों में पीड़ित दुखी लोगों सहित शामिल है। भाजपा पीडीए विरोधी है। पीडीए कुल मिलाकर हमारे देश की 90% जनसंख्या की एकता का नाम है। भाजपा इसी एकता से डरी हुई है और छापे गिरफ्तारी का डर दिखाकर हमें बांटना चाहती है। यह सब कुछ यहां पर अखिलेश यादव ने इस अपने पूरे इस एक लंबे चौड़े ट्वीट में लिखा है। चलिए इसको हटा लीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे है कि अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अभिषेक मनु सिंघवी या उधर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों की बातें, ट्वीट ये बता रहे हैं कि बीजेपी अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी तो उसे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा। राहुल गांधी भी लगातार इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा में फिर से भारी भीड़ उमड़ी है। राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसे देखकर बीजेपी का डर और बढ़ता जा रहा है और लोकतंत्र खत्म करने की उसकी चालाकी भरी कोशिशें भी अब तेज हो रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि क्या झारखंड में खेल करने के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना चुकी है खतरनाक प्लान, और कैसे इस प्लान को फेल करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन। किस तरह इंडिया के दल मिलकर कर सकते हैं बीजेपी का मुकाबला। इन तमाम मसलों पर आज चर्चा करेंगे। झारखंड क्या एक बहाना है? पूरा देश निशाने पे है, यह समझेंगे। क्या पूरा देश निशाने पे है? और सबसे खतरनाक खेल क्या है? आखिर बीजेपी इस खेल को, इस व्यूह रचना को रचकर आगे क्या कुछ करना चाहती है? क्या इससे पहले जो कुछ चंडीगढ़ में हुआ वो भी एक नमूना था? जो कुछ बिहार में हुआ वो भी इसी की एक झलक थी क्या? और अब जो कुछ झारखंड में हो रहा है, इसके बाद जो कुछ यहां, जो बातें यहां विपक्ष के दल लिख रहे हैं या कह रहे हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आखिर देश किस दिशा में जा रहा है? चलिए इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। उस खतरनाक खेल को, उस भयानक खेल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव आते आते क्या कुछ होने जा रहा है इस देश में और झारखंड किस दिशा में जा रहा है। आखिर झारखंड में अभी तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण क्यों नहीं करवा रहे हैं राज्यपाल? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीधे उधर झारखंड से कांग्रेस के नेता हैं, जुड़े हुए हैं सैजाल सिंह साहब, सैलाज सिंह साहब, माफी चाहूंगा, सैलाज सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, हमारे साथ बने हुए हैं प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम और झारखंड तो एक बहाना है, क्या निशाने पर पूरा देश है, यहीं से शुरुआत करते हैं। आना चाहता हूं सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। कैसे देखते हैं आप झारखंड को और कैसे देखते हैं देश की राजनीति को? डॉक्टर पाठक। डॉक्टर साहब, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। सबसे पहले अभी जो आपने गिनती करते हुए वीडियो दिखाया, विधायकों की जो गिनती हो रही है, कितने साल पहले अल्लामा इकबाल ने लिखा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन ये नया निजाम है। जमहूरियत अब वहां पहुंच चुकी है जहां पर
ईडी, सीबीआई, एनआईए और तमाम सारी जो संस्थाएं हैं उनके तराजू पर तौले जाती है, लोग गिने नहीं जाते। बेशक गिनती आपके पास हो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, बेशक गिनती आपके पास हो झारखंड में, लेकिन जब तक आप ईडी के तराजू में नहीं तुलेंगे तब तक आपका बहुमत किसी काम का नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा ही, हम किस दिशा में जा रहे हैं, झारखंड किस दिशा में जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है। मुझे लगता है हमारा देश 1930-31 के जर्मनी की तरफ बढ़ चुका है और अगला स्टेशन बर्लिन है। दरवाजे दाहिनी ओर खुलेंगे और दाहिनी ओर खुलने के बाद एक अंधकूप है जहां से निकलने के लिए दशकों लग जाएंगे और उसकी कीमत ये देश और समाज कितनी अदा करेगा, हम और आप इसकी अभी कल्पना नहीं कर पा रहे। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे लोग, उन्हें लोकतंत्र और लोकतंत्र की जो मान्य परंपराएं हैं उनमें कोई भरोसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें लाज शर्म कुछ बची नहीं है। इसीलिए शायद इतिहास में पहली बार है कि एक राज्य मुख्यमंत्री विहीन है। राजीव जी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान किए थे उसके मुताबिक या तो राष्ट्रपति शासन लग गया होता जी, विधानसभा निलंबित हो गई होती, मुख्यमंत्री बर्खास्त हो गया होता, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, दूसरा आदमी बहुमत की चिट्ठी लेकर खड़ा है, आदमी गिना रहा है सामने। इसके बावजूद पिछले 24 घंटे से एक राज्य मुख्यमंत्री विहीन है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो सरकार में बैठे यानी दिल्ली में बैठे लोग हैं वे देश को झारखंड के जरिए जो झांकी दिखा रहे हैं वो 2024 की वानगी है। उस झांकी का एक छोटा सा स्वरूप है कि 2024 में भी ऐसा ही होगा। उन्हें विपक्ष मुक्त लोकतंत्र चाहिए, उन्हें संसद में भी लोग नहीं चाहिए, उन्हें सड़कों पर भी लोग नहीं चाहिए। सड़क पर अगर कोई नेता यात्रा निकालने चले तो उसे इजाजत नहीं दी जाएगी, सड़कों पर रोकने की कोशिश की जाएगी, असम में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, सदन में आप सवाल करेंगे तो निलंबित कर दिया जाएगा, 150 सांसद निलंबित होंगे। तो कुल मिलाकर हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। चंडीगढ़ एक छोटी सी उसकी निशानी थी और झारखंड उसका एक बड़ा नमूना देश के सामने है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 10 साल में जिस तरह सरकारें खरीद फरोख्त के जरिए गिराई गई हैं, शायद झारखंड में शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा हो कि खरीद फरोख्त के लिए कुछ मोहलत मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को, वरना कोई कारण नहीं कि अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि पटना के राजभवन में चंद मिनटों में, चंद घंटों में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और शपथ ले ली। तो झारखंड में संविधान की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बाधा आ रही है? राज्यपाल महोदय क्यों नहीं बहुमत के चुने हुए नेता को शपथ दिला रहे हैं? तो राजीव जी, मैं इस घटना को संविधान और लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे के रूप में रेखांकित करना चाहता हूं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, एक बड़े खतरे के रूप में आप रेखांकित कर रहे हैं जो घटनाक्रम है खासकर झारखंड का, उस घटनाक्रम को। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार शहनाज जी भी, और उनका स्वागत करता हूं। शहनवाज हुसैन साहब, आपका स्वागत करता हूं। और सीधे जरा आना चाहता हूं हमारे साथी, कांग्रेस के साथी हमारे झारखंड से ही जुड़े हुए हैं, शैलेश सिंह साहब, आपके पास। सिंह साहब, आपसे ज़रा समझूं कि जो कुछ हो रहा है झारखंड में, खबरें बहुत कुछ आ रही हैं, लेकिन चूंकि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं और सरकार आपकी है अभी तक, क्या हो रहा है? क्या ये डर, ये भय भी बना हुआ है कि आपकी सरकार जो है वो जा भी सकती है, बीजेपी कुछ खेल भी कर सकती है? राज्यपाल से मिलकर आने के बाद क्या स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है? क्योंकि राज्यपाल महोदय ने अभी तक तो आप लोगों को बुलाया नहीं है, और इसके आगे की क्या तैयारियां चल रही हैं, जरा बताइए। देखिए, अभी पाठक जी ने इस बात को रखा कि राज्यपाल महोदय खेल करने का पूरा समय ले रहे हैं और केंद्र से उनको ऐसा ही सूचना मिली है और ऐसा ही दबाव पड़ा हुआ है कि खेल करने का पूरा समय दिया जाए।
और यही कारण रहा कि हमारे सारे विधायक एकजुट थे और एकजुट होकर के गिनती करा करके हम लोगों ने वीडियो जारी किया कि हम सब एकजुट हैं। और बावजूद इसके राज्यपाल से सुबह से समय मांगा जा रहा है, शाम को उन्होंने समय दिया और ये समय नहीं दिया कि हाँ, हम लोगों ने मांगा था कि शपथ ग्रहण समारोह का समय दिया जाए, फिर उन्होंने 5 विधायक को चाय पे बुलाया और अब कल सुबह 8:30 बजे का फिर से समय दिया गया है। तो वो समय मुलाकात की दे रहे हैं, वो समय शपथ ग्रहण समारोह के लिए नहीं दे रहे हैं। और ये समय वो इसलिए ले रहे हैं कि अभी भी किसी तरह से खरीद फरोख्त का समय मिले और जाकर के हम लोग उसको खरीद फरोख्त कर सके विधायकों का। मगर हमारे सारे विधायक एकजुट हैं, हम लोगों ने गिनती करके उसे दिखाया भी है जमीनी स्तर पे, इसका हम लोगों ने वीडियो भी जारी किया है और सरकार, हमारे सारे विधायक एकजुट होते हुए आगे बढ़ेंगे और इस लड़ाई को हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे जी। सिर्फ यही नहीं, तो 2024 का इंडिया गठबंधन का चुनाव भी जो है, हम लोग उसको धरातल पे जाएंगे। ये जितना बीजेपी जितना इस तरह की हरकत करेगी, लोग और बीजेपी को शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है खरीद फरोख्त के लिए, उस तरह से और भी जनता देख रही है और देश की जनता ही न्याय करेगी। जी शैलेश सिंह साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन क्या यहां अगर जैसे अभी राज्यपाल से मिलके आने के बाद उन्होंने बोला हां बुलाएंगे, कब तक इंतजार करेंगे आप लोग? ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि अगर अंदर खाने कुछ और गेम चल रहा है तो उसका विरोध कैसे होगा? जनता तो ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगता है या कुछ और होता है, क्या विरोध का कुछ और तरीका भी आप लोगों ने? आज तो शायद झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया था, इस पर भी जरा आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, हम लोगों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था, मगर जाकर के उसे हम लोगों ने वापस ले लिया। ये सोच थी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अगर कार्यकर्ता जमीन पे उतरता है, विरोध करता है, विरोध में थोड़ा सा भी हो हंगामा होगा तो राष्ट्रपाल को ये मौका लग जाएगा, राष्ट्रपति को भी मौका लग जाएगा कि भाई किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास किया जाए। और ये मौका लग जाएगा ये दिखाते हुए कि भाई झारखंड का प्रशासन अब कंट्रोल में नहीं है। हम लोगों ने इस बंद को वापस लेते हुए शांतिपूर्वक दिखाया कि नहीं, हम राज्यपाल महोदय के साथ हैं, राष्ट्रपति के साथ हैं और हम लोग एक संवैधानिक ढांचे में ढले हुए हैं और उसका हम लोग पूरा पुरजोर पालन कर रहे हैं। परंतु जाकर के अगर इस तरह के किसी भी खरीद फरोख्त की चर्चा होगी तो हम लोग राजभवन के सामने सारे विधायक धरना पे बैठेंगे और एकजुटता के साथ ये दिखाएंगे कि हम लोग एकजुट हैं। और राजभवन के सामने अगर राज्यपाल समय नहीं देते हैं तो हम लोग राजभवन के सामने ही धरने पे बैठेंगे सारे विधायक। जी जी, चलिए अब इंतजार रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा आना चाहता हूं, उधर रांची से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहनवाज जी, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं। जरा आपसे समझूं, एक पत्रकार होने के नाते आप जो कुछ देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, इसका कितना असर देश की राजनीति पर, कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ते हुए आप देख रहे हैं? बिहार जिससे निकला ये झारखंड राज्य, और इस समय अभी नहीं बल्कि पिछले 2-3 साल से जब से सरकार हेमंत सोरेन की बनी है तब से ही वहां ऑपरेशन लोटस की बात बीच बीच में उठती रही। और अब जो स्थिति बनी है, ईडी का शिकंजा, और उसके बाद क्या अभी भी एक डर बना हुआ है कि सरकार को गिराया जा सकता है? क्या अभी भी एक डर बना हुआ है कि बिहार में जैसा हुआ वैसा किया जा सकता है? लेकिन मुख्यमंत्री वहां वही रहे, यहां मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, हाथ मतलब कमान जो है वो बीजेपी के हाथ में आ सकता है। क्या कुछ देख रहे हैं आप एक पत्रकार होने के नाते? देखिए, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहले एक बात आपको बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो राज्यपाल को जो बहुमत के लिए जो पत्र दिया गया है, उसमें उनकी संख्या 43 है, 43। उनके पास जो संख्या 47 या 48 बता रहे हैं, 47 की संख्या है। एक विधायक जो है सरफराज अहमद के खाली होने की वजह कर एक 47 संख्या हो गई। 47 में 43 क्यों उन्होंने दिया है, वो 4 विधायक क्यों मिसिंग है, इसको लेकर के मुझे लगता है, जैसा कि राज्यपाल ने कल कहा था कि इन मुद्दों को आपका पत्र मिल गया है, जैसे चंपई सोरेन को राज्यपाल ने कल शाम कहा कि आपका इस पर हम लोग सारी राज्यपाल के पास जो संविधान जिस बात की है उनको ये देता है, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसका आपको जवाब दिया जाएगा।
और आज जब बुलाया गया था तो ये 5 विधायकों को राज्यपाल ने बुलाया था, उस पर चर्चा हुई, उन विषयों पर चर्चा हुई। बाहर निकल करके जो बातें चंपई सोरेन और कांग्रेस के विधायकों ने कही है कि हम लोगों ने अपने संख्या बल के लिए बता दिया है राज्यपाल को, अब राज्यपाल ने इन्हें फिर कल बुलाया है तो कल राज्यपाल इनको क्या इनकी परेड करवाएंगे या इनके समक्ष सरकार बनाने का न्योता देंगे, ये पूरी तरह से भी स्पष्ट नहीं हो पाया। अब बात यह है कि राज्यपाल का ये निर्णय जो है, अब किन कारणों से है वो तो राज्यपाल ही बता पाएंगे, लेकिन बिहार में, जैसा कि बिहार में देखने को मिला था, जैसा कि महाराष्ट्र में देखने को मिला कि भाई सुबह में त्यागपत्र दिया, और कारण वहां पर थोड़ा सा नीतीश के लिए ये था कि नीतीश कुमार ने त्यागपत्र दिया और वो फिर दोबारा अपनी बहुमत का उन्होंने अपना पत्र राजभवन में सौंपा कि भाई शपथ लेंगे। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है कि यहाँ एक सीएम जो के जिनकी अरेस्टिंग होती है ईडी के द्वारा, पहले त्यागपत्र लिया जाता है, उनकी अरेस्टिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर नेता चुने जाते हैं सदन के और राजभवन जा करके वो अपना पत्र सौंपते हैं। तो कहीं ना कहीं राजभवन इन मुद्दों को देख रहा है कि क्या उनके पास जो आंकड़े पेश किए गए क्या वो सही हैं या नहीं, इसी को लेकर के राजभवन की तरफ से मुझे लगता है राजभवन की तरफ से देर का कारण यही समझ में आता है, और तो दूसरी कोई वजह नहीं रह जाती। जी अभी चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, इस पे चर्चा हम जरूर करेंगे। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, और यहां से जरा आप देश की राजनीति की तरफ बढ़ें। जो कुछ झारखंड में हो रहा है वो तो हमारी चर्चा का बेस है ही, लेकिन देश की राजनीति में और जो कुछ यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, जो कुछ आपने सुना खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है, उसकी वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो हमने अभी 2 दिन पहले एक चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देखा वो किस तरफ इशारा है। और इशारा एक जो संसद में जो 2 लड़के सदन में कूद आए थे दर्शक दीर्घा से, उसके बाद जो 7 लोगों को, 7 युवाओं को पकड़ा गया, उन्होंने जो कुछ कहा है पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में, वो भी एक बड़ा इशारा है कि 3rd डिग्री टॉर्चर करके, इलेक्ट्रिक करंट लगाकर यह कहा जा रहा है कि आप विपक्षी नेताओं के, विपक्षी दलों का नाम लीजिए। यह किस तरफ इशारा है? क्या अभी तक जो कुछ सियासत में हम लोग देखते आए, खींचतान, इधर से उधर, वॉशिंग मशीन, ये क्या अब यहां से आज की तारीख में जो राजनीति है वो अब किसी और उसी 3rd डिग्री की तरफ चली गई है जो वहां ये पटियाला हाउस कोर्ट में वो लड़के कह रहे थे, या कुछ और देखते हैं आप? जी, मुझे दिखता है इसमें बीजेपी की सरकार पतन की ओर जा रही है। 25 जून 1975 को जो दशा इंदिरा गांधी की थी, उससे भी बुरी दशा वर्तमान सरकार की है। अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट लोगों के साथ जिस तरह सरकार कर रही है वो बड़ा विचित्र है, और मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी पराजय के डर से कुछ समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना है। नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, लेकिन नहीं है। झारखंड में नियम अलग है, बिहार में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, और राज्यपालों की भूमिका के बारे में कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जिस तरह से राज्यपाल सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट की तरह बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें संविधान के एक रक्षक की तरह बर्ताव करना चाहिए, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की तरह बर्ताव करना चाहिए, लेकिन वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। और कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि झारखंड में इस तरह विधायकों की गिनती करनी पड़ रही है। सीधी सी बात थी, राज्यपाल महोदय चाहते तो बुला लेते, कहते कि ठीक है शपथ ग्रहण करिए, जैसे कि बिहार में किया गया। तो बिहार में नियम अलग है, झारखंड में अलग है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि झारखंड में भी लोकसभा की 14 सीटें हैं, वहां भी लोकसभा के चुनाव होंगे, और जनता बताएगी कि आखिर ऐसी सरकार जो बेईमानी पर टिकी है, जो दावा करती है कि पार्टी विद डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है कि पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टतम सरकार हम देख रहे हैं, जिसमें नैतिकता का कोई पुट नहीं है, पूरी तरह से अनैतिक सरकार है। और राहुल गांधी का जो ट्वीट आज है, वो ट्वीट भी काफी कुछ बताता है कि किस तरह से विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बना दिया गया है। तो सारी कोशिश ये है, इसमें लगता है कि बीजेपी को अपना पराभव नजर आ रहा है कि क्या होगा,
पतन कब होगा, किस तरीके से होगा। और जहां जहां आप देखिए राहुल गांधी की यात्रा लगातार जा रही है, लोग उसे तगड़ा रिस्पांस दे रहे हैं। लगता है कि बीजेपी को अपने अंतिम दिन सत्ता में नजर आ रहे हैं कि लगता है अब अगली बार सत्ता में आना उतना आसान नहीं होगा। बिहार देख लिया, बंगाल देख लिया, राजस्थान, तमाम राज्य देख लिए हमने। और जिस तरीके से सरकारें काम कर रही है, राज्यपाल काम कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई काम कर रही है, उससे लगता है कि अब सरकार के पास कोई काम नहीं है। अनैतिक बात। और आश्चर्य की बात यह कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं सोरेन पर, 4.5 एकड़ जमीन का एक मामला, उनके घर पे ये भी कहा गया कि जांच एजेंसियों ने ही पैसा रखवाया, 36 लाख रुपए। अगर आप देखने जाएं तो हमारे कई नेताओं के यहाँ, बीजेपी के कई नेताओं के यहाँ बड़ी बड़ी राशि निकली और बड़े बड़े घोटाले हैं। आप हिमंता बिस्व शर्मा से लेकर ही शुरुआत कर लीजिए, पूरी एक लंबी सीरीज है। लेकिन ये वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार नहीं हुए सोरेन, इसलिए उन्हीं के साथ ये सब चीजें हो रही है। मुझे लगता है बीजेपी का पराभव सामने है और उसी से डर कर बीजेपी बौखला गई है और राज्यपालों को संदेश दे रही है कि वो ऐसे काम करें कि विपक्ष को परेशानी नजर आए, लेकिन वे अपने लिए, बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इससे बीजेपी अभी तक समझ नहीं पाई है। जी 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 बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझूं कि जो कुछ झारखंड में हो रहा है, यहाँ अगर राज्यपाल अभी तक बुला नहीं रहे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है ये सबको जग जाहिर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ से अगर देखा जाए, दिल्ली बैठकर अगर देखते हैं आप, तो क्या आपको भी लगता है कि जो लोकसभा चुनाव जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कि लोकसभा चुनाव में एक पराभव, एक पराजय दिखाई दे रहा है और उसके कारण यहाँ परिस्थितियाँ कुछ बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या ये कहा जाए, ये माना जाए? और बिहार के बाद झारखंड, इसके बाद फिर दिल्ली की बारी की भी बात कही जा रही है, यानी कि केजरीवाल का नंबर भी आ सकता है। और जो राहुल गांधी अभी लिख रहे हैं ट्वीट में, कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत करने का जो एक अभियान है उसमें ईडी को, सीबीआई को, आईटी को लगा दिया गया है। इस तरफ भी अगर देखा जाए तो क्या कुछ, कैसे आप देखते हैं, और क्या सचमुच ऐसा ही चलता रहेगा? जिसके पास भी सत्ता होगी वो सत्ता का दुरुपयोग या अपने हिसाब से सदुपयोग ऐसा ही करता रहेगा जो कुछ हो रहा है, या यहां कुछ लगाम कसने की कोई गुंजाइश भी बचती है? राजीव जी, मैं 4 बिंदु में आपके सवाल का उत्तर दूंगा। पहला तो कि कैसे हेमंत सोरेन ने ईडी और नरेंद्र मोदी को रन आउट किया कल, और दूसरा संवैधानिक व्यवस्था की कैसे धज्जियां गवर्नर के द्वारा उड़ाई जा रही हैं, और तीसरा कि कैसे लॉन्ग टर्म में यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल भरा या बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव फैसला होगा, जिसको ये बिल्कुल बैकलैश करेगा। लेकिन उसके पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो दिख रही है मुझे कि ऑपरेशन लोटस गवर्नर साहब के फैसला ना करने की वजह से चालू हो चुका है, और खबरें आ रही हैं कि झारखंड में रांची एयरपोर्ट पे विधायक पहुंच गए हैं जेएमएम के, वहाँ 2 चार्टर प्लेन खड़े हैं जिनको हैदराबाद ले जाया जाएगा। तो ये नौबत आ चुकी है वहाँ पे कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। अब मैं आता हूँ कि कैसे कल हेमंत सोरेन ने मोदी साहब के मंसूबों को और ईडी को कैसे रन आउट किया। पूरी साजिश राजीव जी ये थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए और एक संवैधानिक संकट खड़ा हो और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हेमंत सोरेन ने बहुत समझदारी भरा काम किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया और गिरफ्तारी से पहले अपना उत्तराधिकारी भी जो है उनकी पार्टी ने तय कर दिया, और राज्यपाल के यहाँ उनको उसका दावा भी पेश कर दिया। और आप देखिए कि जिस वीडियो को आप दिखा रहे हैं, आप ये देखिए कि जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है, ईडी के अधिकारी इसी कमरे के बाहर खड़े होंगे उनको गिरफ्तार करने के लिए, और कितने ठंडे दिमाग से ये वीडियो उन्होंने बनाया है
मैं तो तारीफ करूंगा कि ऐसे स्थिति में, इतनी क्राइसिस में, कि जब इस्तीफा दे दिया और गिरफ्तारी है, ईडी के अधिकारी गिरफ्तारी के लिए बाहर खड़े हैं और ये अपने कमरे में बैठकर बहुत ठंडे दिमाग से, बिना कोई घबराए हुए, चेहरे पे शिकन नहीं, और एक वीडियो बना के उन्होंने, जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद ये वीडियो रिलीज कर दिया। अगर ईडी के अधिकारियों को मालूम होता या ईडी के धागे जिनके पास हैं उनको मालूम होता तो ये वीडियो नहीं बनने देते। तो हेमंत सोरेन ने इसको बिल्कुल एक तरीके से, जो प्लान था बीजेपी का जी, उसको नेस्त नाबूद कर दिया। अब उनका सेकेंडरी प्लान जो है वो, क्योंकि ये प्लान तो बिगड़ गया, तो अब वो कि किसी तरीके से क्या करें। अब आज की स्थिति यह है कि राजीव जी, जैसा राकेश पाठक जी कह रहे थे, संवैधानिक व्यवस्था की बात करता हूँ। भारत के संविधान में बहुत क्लियर तरीके से, राजीव जी, आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड फॉर टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। यानी राज्य में एक मुख्यमंत्री कैबिनेट होगा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो गवर्नर साहब की सलाह के लिए होगा। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती है जब राज्य में, जैसा राकेश जी ने कहा, कि या तो मुख्यमंत्री या गवर्नर रूल हो। झारखंड में इस वक्त दोनों नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को ये मैंडेट नहीं है लोकतांत्रिक भारत में कि वो सरकार चलाए, वो ब्यूरोक्रेट है। तो अब कई बार क्या होता है कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होता है, उसको गवर्नर कहता है कि जब तक नई व्यवस्था नहीं होती आप बंद नहीं। यहाँ चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो चुका है नहीं, सीट पे नहीं है, और गवर्नर रूल भी नहीं है। ये त्रिशंकु कभी भी नहीं होता है। तो ये खुला उल्लंघन है आर्टिकल 163 का। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये कैसे हो रहा, क्योंकि मैंने नहीं सुना, मैंने इतने 32 साल राजीव जी हो गए और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, मैंने इस तरीके की व्यवस्था नहीं देखी। बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े गवर्नर देखे, रोमेश भंडारी, रामलाल, तमाम तरीके के लोग, लेकिन इस तरीके का व्यवस्था कि संविधान को एकदम आप किनारे कर दें, ताक पे रख दें, ये नहीं हो सकता। तो बिल्कुल तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है राजीव जी कि वहां पे अब ऑपरेशन लोटस है, बहुमत की सरकार है, इनको शपथ दिलानी चाहिए। और जो बीजेपी को नुकसान क्या होगा ट्राइबल वोटों का, जो आंदोलन जहां खड़ा हो गया, उसकी चर्चा मैं करूंगा जब सेकेंड राउंड में आऊंगा कि बीजेपी को लॉन्ग टर्म इस पहल से नुकसान क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, खेल खतरनाक है, खतरा जोखिम है, और जोखिम जो है वो कहीं उल्टा न पड़ जाए। कई बार आप मौत का कुआं में जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी कर बैठते हैं। तो क्या ये वही मौत का कुआं है? क्या 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए एक खतरनाक खेल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इन सब पे हम चर्चा करेंगे अगले टर्म में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए प्रेम कुमार जी, रांची, झारखंड, वहां की राजनीति को बहुत नजदीक से आप देखते हैं। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझूं, जो कुछ झारखंड में हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन दिल्ली में और झारखंड में खासकर जो जिस तरफ इशारा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, उस इशारे को जरा समझने की कोशिश करते हैं आपके जरिए कि क्या यहां, और अभी जो ब्रेकिंग खबर आ रही है कि 2 चार्टर प्लेन के जरिए जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के और समर्थक दलों के, ये सब हैदराबाद के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, हैदराबाद जाएंगे और हैदराबाद एयरपोर्ट पे भी 2 बसें तैयार कर दी गई हैं और ये वहीं रहेंगे। आज जब राज्यपाल से मुलाकात होती है इनकी, चंपई सोरेन की, उसके बाद राज्यपाल महोदय कहते हैं हाँ बुलाएंगे। तो कब बुलाएंगे साहब? ये तो उन्होंने बताया नहीं। तो इसलिए जब बुलाएंगे तो ठीक है, ये भी जा रहे हैं, घूम फिर के आएंगे, तब ओथ सेरेमनी भी कर लेंगे। उससे पहले आप तगड़ी कोशिश कर लीजिए। हमारे साथी शैलेश सिंह साहब जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे और कि क्या क्या कोशिश हो रही है वहां बीजेपी की तरफ से। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या कुछ देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? जी राजीव जी, ये जो घटना है कि प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाने वाले हैं, ये सुबह से ऐसा था, 3 बजे जाने की बात हो रही थी, फिर 5:30 बजे जाने की बात हो रही थी कि प्रदेश से बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि
ऑपरेशन लोटस का डर है, कोशिश है, तो इस बारे में एक खबर भी तैरती रही कि कुछ विधायकों के फोन ऑफ हैं, कुछ कांग्रेस के, कुछ जेएमएम के, ये सारी चीजें भी रही। इस बीच वो तस्वीर भी जो आपने दिखलाई है काउंटिंग वाली, कि काउंटिंग हुई, वो भी सामने आई। तो इसका मतलब है कि बहुमत है, लेकिन उस बहुमत के लुटने का डर है, ये बात साफ है। और लुटने का डर होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, कई बार लुटा है, विपक्ष की सरकारें लूटी है। तो ये स्थिति बन क्यों रही है? और अभी जो बात टंडन जी कह रहे थे, उस बात को बहुत संक्षेप में मैं बोलते हुए इसको कहता हूं कि किसी प्रदेश में या तो सीएम होगा, या कार्यवाहक सीएम होगा, या राज्यपाल रूल होगा, राष्ट्रपति रूल जिसको बोलते हैं, राज्यपाल के माध्यम से इस तरीके से होगा, या विधानसभा भंग करके, या विधानसभा स्थगित करके। ये 3-4 स्थितियां होती हैं। तो जब मुख्यमंत्री सोरेन का इस्तीफा लेने के बाद राज्यपाल ने उनको तकनीकी आधार पे कहा नहीं कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनको कहना चाहिए था। अगर नहीं कह रहे हैं तो तुरंत अपॉइंट करना चाहिए था, दूसरे वैकल्पिक जो संभावनाएं होती हैं उसको देखते हुए। और वैकल्पिक संभावना मौजूद थी, क्योंकि तत्काल सारे विधायकों की परेड हो गई थी, राजभवन में पहुंच गए थे, और वहां कैंपस से, राजभवन से बाहर कर दिया गया सबको। और उसमें कई विधायकों ने अपनी पीड़ा भी बताई कि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं कि राजभवन से उनको बाहर कर दिया गया। तो इन स्थितियों में आज तो सबसे बड़ा सवाल विपक्ष की ओर से यही उठना चाहिए कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम साबित हुए हैं। जो उनको उत्तरदायित्व निर्वहन करना चाहिए था संवैधानिक रूप से, वो नहीं कर सके हैं, इसलिए तुरंत राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए। अभी की मांग तो यही है, क्योंकि कोई प्रदेश बिना मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के ये 22-24 घंटे से कैसे है? ये 22-23 घंटे होने वाले हैं, तो इतने समय से कैसे है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद इस घटना को हम इस रूप में देखते हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखती है वो ये कि हम ईडी को भेजते हैं और गिरफ्तारी की स्थिति बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, और साथ साथ सरकार को अस्थिर करने की संभावनाएं तलाशते हैं। राज्यपाल एक वक्त मुहैया कराते हैं, अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हुए वो वक्त देते हैं जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो सके। यानी राज्यपाल स्वयं शामिल है हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं पैदा करने में। ये दिख रहा है, ये कोई नकारने वाली चीज नहीं है। तो इसी वजह से ये अभूतपूर्व स्थिति है। हम पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छे तरीके से बैकअप प्लान बना करके कि हमारी सरकार बची रहे, वो सरकार राष्ट्रपति शासन की भेंट न चढ़ जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की, जिसका कि टंडन जी ने जिक्र किया। उसके बाद हम तो ये देख रहे थे कि हेमंत सोरेन बल्कि आज उनको रिहा हो जाना चाहिए था हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट को उनको रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन हाईकोर्ट तकनीकी आधार पर उनके केस को नहीं सुना। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी को रोक दिया कि आप पूछताछ नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाईकोर्ट ने ईडी को पूछताछ करने से रोक दिया है, और यह मामला इसलिए वापस लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दी गई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाना, हाई कोर्ट में केस लगाना, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? वही वो समय जब हेमंत सोरेन को गायब, फरार इस तरह से घोषित किया जा रहा था। तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बात थी कि हेमंत सोरेन गायब या फरार कैसे हो सकते हैं, और अगर हैं तो दायित्व गृह मंत्रालय का है कि वो बताए कि हेमंत सोरेन कहां हैं। इसके अलावा उस समय में जब हेमंत सोरेन नहीं थे या गायब कथित रूप से बताए जा रहे थे, राज्यपाल ने क्या किया? राज्यपाल खोजने लगे हेमंत सोरेन को, जैसे कि बिना हेमंत सोरेन के झारखंड चल ही नहीं सकता। वो मान रहे नहीं चल सकता, लेकिन जब हेमंत सोरेन की आज इस्तीफा हो चुका है, आज बिना मुख्यमंत्री के है, तो कहां है राज्यपाल? मैं कंपेयर करना चाहता हूं
कि जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को खोज रहे थे, तब जब वो कानूनी उपचार के लिए दिल्ली गए थे, तो उस समय वो खोजने लगे, डीजीपी को तलब करने लगे कि डीजीपी बताओ मुख्यमंत्री कहां है। तो राज्यपाल इतने बेचैन हो गए, यानी पूरा एक नैरेटिव दिया कि मुख्यमंत्री भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। वही राज्यपाल आज कुछ ही घंटों की तो बात है, कुछ घंटों बाद, मतलब 36 घंटे बाद, 24 घंटे बाद यही स्थिति बनी कि मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री के बिना झारखंड को नहीं रहने देना चाहिए, तो वो अपने दायित्व को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इन स्थितियों में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जो दिल्ली आकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई का एक रास्ता बनाया, हाई कोर्ट में एक लड़ाई का रास्ता बनाया, समन को चुनौती दी, और इसके अलावा SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया, ये उस विजिट का मतलब है। और SC/ST एक्ट क्यों ना हो? SC/ST एक्ट एक आदिवासी या दलित व्यक्ति को वो अधिकार देता है जिससे वो प्रोटेक्शन हो सके, कोई उसका गलत उसको नीचा न दिखाए, गाली न दे, अपमानित न करे, इसीलिए तो SC/ST एक्ट होता है। तो जब ईडी के अधिकारी, वो भी सब के सब नॉन SC नॉन ST, वो जाकर के इनकी गैर मौजूदगी में, हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में दिल्ली स्थित आवास में छापा मारते हैं, कथित छापा बोलेंगे क्योंकि इसको छापा कह ही नहीं सकते, क्योंकि उस मकान का मालिक नहीं है वहां, और एक कार को बरामदगी बताते हैं, 36 लाख की बरामदगी बताते हैं, मीडिया में प्रचारित करते हैं, अपमानित करते हैं, और एक मुख्यमंत्री को के साथ किया जा रहा है। तो ये व्यवहार उस टीम में, चूंकि कोई भी SC नहीं था, ST नहीं था, तो ये व्यवहार SC/ST एक्ट के तहत इनके प्रोटेक्शन के लिए ये मामला दर्ज होना चाहिए, उन्होंने कराया। ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने अपनी सरकार को सुरक्षित करने का एक रास्ता तय कर दिया। आज अब कुछ भी होता है, अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं कि सरकार को बर्खास्त करने या राष्ट्रपति शासन जैसी संस्तुति करते हैं, तो ये मतलब सारी मान मर्यादाओं को तोड़कर होगा। लॉजिक के स्तर पर कहीं भी इस सरकार को खत्म नहीं किया जा सकता। विधायक मौजूद है वैकल्पिक सरकार देने के लिए, जनादेश है, जनता का अपमान होगा अगर इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस पूरी परिस्थिति में हम देखते हैं कि पॉलिटिकली या संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रांगली खड़ी है। अगर कुछ भी प्रतिकूल किया जाता है तो जनता इसका में व्यापक रिएक्शन होगा। जनता में व्यापक रिएक्शन होगा। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या यहाँ फंसी हुई दिखाई दे रही है भाजपा? ऑपरेशन लोटस के नाम पर अगर आप अलग अलग राज्यों में ऐसे ही सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं, या कर्नाटक से लेकर हम झारखंड तक की बात कर ही रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, एनसीपी में तोड़फोड़, शिवसेना में तोड़फोड़, फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन, कुछ जगहों पे पहले आपने करवा लिया, अब झारखंड की बारी है, कल को दिल्ली की बारी। तो क्या यहाँ पर, और ये अगर एक्सपोज हो रहे हैं, तो क्या इसका गलत असर नहीं पड़ेगा बीजेपी पे? अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, या सब कुछ उनके हिसाब से ही चलता जाएगा क्योंकि हाथ में ईडी है, हाथ में CBI है, हाथ में IT है, इसलिए? राजीव जी, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के दो बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन है। वो दोनों फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले आके खड़े हो गए हैं। पहला है राम मंदिर का। राम मंदिर 22 तारीख को हुआ, और आज राम मंदिर का जो उसका जो एक तरह जो क्रेज था लोगों का, या जो फ्रेंजी थी, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी, सिवा इसके कि कुछ जगह पर जो है कहीं कहीं पर पाठ वगैरह होते रहते हैं, या कुछ जगह पे लोग नारे वारे अपने नेताओं के आगे पीछे लगाते हैं। लेकिन जैसा सोचा गया था कि इसके कारण पूरा का पूरा देश जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछे आ जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा मामला जो है नीतीश कुमार वाला भी जो मामला है, उनको ऐसा लग रहा था, और आप याद कीजिए कि जिस दिन नीतीश कुमार ने पाला बदला था, उस दिन जो मोदी मीडिया था उसमें सीधे सीधे घोषणा हो गई थी कि इंडिया गठबंधन टूट गया। लेकिन अब ये आप देखिए कि वही इंडिया गठबंधन आज संकट में पड़े हेमंत सोरेन के पीछे किस मजबूती के साथ खड़ा है। तमाम लोग उनके पक्ष में ट्वीट्स कर रहे हैं या लोग सामने हैं। जहां तक बात इसकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार, ये दोनों अब पीछे हैं। उसने आगे बहुत सारे अपने प्यादे खड़े कर दिए हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग है, जिसमें EVM मशीन है,
जिसमें पीठासीन अधिकारी हैं चंडीगढ़ मेयर जैसे, उनके पास भी बड़ा साफ संदेश है कि कोई भी छोटे से छोटा चुनाव जो है वो किसी भी प्रकार से इंडिया गठबंधन का या गैर भाजपा पार्टी के पाले में नहीं जाना चाहिए, उनके पक्ष में नहीं जाना चाहिए। सीबीआई, आईटी और उसके बाद ईडी, ये सब भी खुल के खेल कर रहे हैं। आप देखिए कहां कहां पर नहीं खेल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भूपेश बघेल को सम्मन आया और उनको दिल्ली जाकर अपनी जमानत करानी पड़ी। अब मामला क्या था कि 2022 में उन्होंने ग्रेटर नोएडा में जो कहीं पे चुनाव प्रचार किया था पंखुड़ी पाठक के पक्ष में, तो उसका कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में भूपेश बघेल जैसे व्यक्ति को दिल्ली बुलाया जाता है और वहां एक कोर्ट से उनको जमानत लेनी पड़ती है। तो क्या क्या नहीं खोज खोज के निकाला जा रहा है, अभी आप उसको देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब चाहती यह है भारतीय जनता पार्टी, उसका गेम प्लान ये है। और मुझे बड़ी खुशी है कि दीपक जी, झारखंड, दीपक जी बहुत लोग असम जाने वाले हैं अब जमानत के लिए। जी 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 जी। तो दूसरा ये अच्छी बात है कि झारखंड के लोगों को ये बात तत्काल समझ में आ गई कि अभी आप सड़क पे अगर उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही काम करेंगे। सरकार तो इंतजार कर रही है कि कब 4 या 6 राज्यों में भी अगर अराजकता फैल गई अच्छी खासी, तो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाएगा कि 2024 का चुनाव के लायक अभी समय नहीं है, तो इसको आगे टाल दिया जाए। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि झारखंड में जो हम राज्यपालों की बात कर रहे हैं, राज्यपाल की जो भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी के पास हर प्रकार के राज्यपाल है, हर क्वालिटी के हैं। एक तरफ कोश्यारी जैसे भी राज्यपाल हैं जिन्हें रात भर सोने नहीं दिया जाता था, दूसरी तरफ अपने यहाँ राजेंद्र अर्लेकर जो हैं आपके बिहार के राज्यपाल हैं, उन्हें 6 घंटे का टाइम दिया, उन्होंने 6 घंटे में नई सरकार स्थापित कर दी। यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब को आदेश है कि आपको कुछ नहीं करना है, अभी आप चैन से बैठिए। अभी कल जो फिर से बुलाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि कल भी कोई ऐसी बड़ी बात होने वाली है। वो वैसे ही जैसे बिहार में शॉल भूली जाती है, तो यहाँ पे कल जो है राज्यपाल साहब कहेंगे भाई कल आपने चाय पी लेकिन आप बिस्किट खाना तो साथ में भूल गए थे, तो इसलिए मैंने आपको वापस बुलाया है। अब मुझे लगता है कि ऐसा ही अभी बहुत अभी बुलाया नहीं। शहनवाज जी क्या बुलाया है अभी? कल हाँ बुलाया, राज्यपाल ने शायद नहीं बुलाया है अभी तक। कल बुलाया है, सुनने में आ रहा है। ठीक है, शहनवाज जी बता सकेंगे। जी जी कल बुलाया गया है। अच्छा, बुलाया गया, चलिए अच्छी बात है, कल बुलाया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन दीपक जी 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 तो वहां पर अब ये जो बात होगी वो यही होगी कि पहले 4 और विधायक जो है पहले उनको ढूंढ लिया जाए, उनको आप पहले ला के खड़े कीजिए। उसके बाद हालांकि उस 4 विधायकों के कारण नतीजा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि उन्हीं 4 लोगों पर पूरा का पूरा बहुमत निर्भर करता हो, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ही कोई बहुत ही टूटा फूटा एक्सक्यूज दिया जाएगा और कर लिया जाएगा। देखिए संवैधानिक पद की बात बताएं तो आपको याद होगा कि जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार होने के पहले गुलजारी लाल नंदा जो है वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का जब निधन हुआ, ताशकंद में जब हुआ, उसके तत्काल बाद फिर गुलजारी लाल नंदा बने। सबसे देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में भी संवैधानिक पद को खाली नहीं रखा गया था। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, राजीव गांधी उस समय पश्चिम बंगाल में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रणब मुखर्जी के जरिए वहां से कहीं छोटे से गांव से हेलीकॉप्टर से मालदा लाया गया, मालदा से कलकत्ता लाया गया, कलकत्ता से एक तरफ इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, शव उनका रखा हुआ है जो 3 नवंबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को मृत्यु हुई, 3 नवंबर को हुआ। उस दौरान भी राजीव गांधी ने जो है इतनी विषम परिस्थितियों में उनको शपथ दिलाई गई, क्योंकि लोगों को इस बात का महत्व पता था कि हमारे संवैधानिक पदों का महत्व क्या है। क्योंकि अब लोगों को संवैधानिक पदों का महत्व ही खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति शासन वहां आप क्या स्थिति है, कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, संविधान विशेषज्ञ नहीं बता सकता कि वहां कौन है मुख्यमंत्री। क्या हेमंत सोरेन है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चंपई सोरेन है, उन्हें तो पद अभी दिया ही नहीं गया है। राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। तो आखिर उस समय झारखंड का माई बाप कौन है? लेकिन असली बात यह है कि इसी तरह की परिस्थिति बनाकर सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि किसी न किसी प्रकार से अराजकता फैले, लोगों में गुस्सा फैले और उसके बाद वो अपना खेल कर जाएं। ये संयम की जरूरत है इस समय जो है तमाम ऐसे राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वो सारी तोड़ने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी एक अमरजीत भगत के यहाँ भी छापा पड़ा है। ऐसे ये लगातार चल रहा है, सारे देश में चल रहा है। तो अब देखने की बात है कि लेकिन इसका फायदा इसलिए नहीं मिल रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि 2024 का चुनाव लड़ने के लिए इन तमाम तरह की मशीनरी का इस्तेमाल जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब ये
पॉलिटिकल पार्टीज पे भी निर्भर करता है कि वो एकजुट रहें और लोगों तक उसका मैसेज पहुंचाए। राजीव जी। जी जी, प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी प्रशांत जी। हाँ जी, सिर्फ एक लाइन जोड़ूंगा राजीव जी कि बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायकों की गिनती करना राजभवन में गवर्नर का काम नहीं है, और मुख्यमंत्री या लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा ये बहुमत दल का काम है, राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल का काम सिर्फ शपथ दिलाना है। बहुमत किसका है किसका नहीं है वो फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा, सदन के पटल पे होगा, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो ये बहुत स्पष्ट है। तो राज्यपाल की सरदर्द नहीं पाले कि वो कौन विधायक गायब है कौन नहीं गायब है। वो गायब है तो उनके परिवार के लोग हैबियस कॉर्पस करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब राज्यपाल संविधान की किताब ना पढ़ के दिल्ली से भेजी हुई किताब पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा ना प्रशांत जी। वहाँ तो मामला दूसरा है ना, वहाँ मामला सीधा सीधा ये है कि यहाँ से जो फ़ोन पे बताया जा रहा है, जो टेक्स्ट मैसेज किया जा रहा है, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ संविधान किनारे है और बाकी विधान जो है वो उनके साथ है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ, फिर दूसरे राउंड को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। हमारे तमाम साथी बने हुए। अमलेंदु जी, क्या यहाँ से एक ये माना जाए कि संवैधानिक रूप से हमारे देश के पे जो सियासी जो एक खतरा वो मंडरा रहा है, क्या आने वाले समय में ऐसे खतरनाक खेल और हम देखने वाले हैं? खतरनाक वर्ड आज कई बार मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाहे आप देख लीजिए पीठासीन अधिकारी हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं, वो जितने सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो हो, या यहाँ सरकार गिराने और बनाने की बात हो, हर जगह बीच में बीजेपी है, सरकार बीजेपी की है और बीजेपी का खेल जो है वो ईडी और उसके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देता है। तो क्या चुनाव भी ईडी ही करवाएगा? निश्चित तौर पर राजीव जी, चुनाव ईडी ही करवाएगा, ईडी ही करवा रहा है। और देखिए, संवैधानिक तौर से खतरे नहीं है बल्कि संविधान पे ही खतरा है, निशाने पे संविधान ही है। मतलब राजनीतिक दलों के जरिए तोड़ाफोड़ी की जा रही हो, ईडी के जरिए की जा रही हो, सरकारें गिराई जा रही हो, ये सब द्वितीयक काम है। असली निशाना तो ये संविधान है, इस संविधान से ही दिक्कत है। असली लक्ष्य तो मनुस्मृति लागू करना है, तो वो मनुस्मृति तभी लागू होगी जब ये संविधान ध्वस्त होगा, और ये संविधान ध्वस्त इसी तरीके से होगा जब इस तरीके से सरकारें तोड़ी जाएंगी, तमाम असंवैधानिक अलोकतांत्रिक काम किए जाएंगे। तो इसलिए जो है ये कहना कि साहब उनको संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, वो कुछ उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझकर संविधान को ही ध्वस्त कर रहे हैं। और वही उनका लक्ष्य है सीधा सीधा कि संविधान को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। और देखिए, मैं आपको याद होगा राजीव जी, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी पहली, तो इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि ये सरकार जो है ये एक तरीके से जो जायज बोलनारो ने किया ब्राजील में और ट्रंप ने किया जो अमेरिका में, ये उसकी जो है तैयारियां जो है वो पूर्वाभ्यास कर रहे हैं कि यहां इसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है जी। और लोकसभा चुनाव आने से पहले पहले तमाम राज्यों की सरकारों को अपने हाथ में लेना चाहेंगे, ताकि प्रशासनिक मशीनरी जो है वो इनके हाथ में हो, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर जनता हरा भी दे तमाम इफ एंड बट्स के बावजूद, तो किसी भी तरीके से सत्ता छोड़ने की अगर नौबत आए तो उसका किस तरीके से इंतजाम किया जाए। तो ये सारे इंतजाम वही हो रहे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझती है और जो बताया जाता है कि उसके आंतरिक सर्वे भी ये आ रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही आज की स्थिति में। तो ये सारे इंतजाम वो किए जा रहे हैं कि अगर 150 सीटें आए तो फिर सरकार जो छोड़नी कैसे नहीं है। तो राज्यों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस तरीके से होंगी, गवर्नर्स की सरकारें अगर होंगी और इस तरीके से सब मामला ठीक ठाक हो जाएगा, तो फिर जो देश के अंदर बवाल उठेगा उसको शांत करने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। मुझे लगता है कि सारी इस प्रक्रिया पे कुल मिलाकर के काम हो रहा है। तो इसलिए निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि संविधान जो है वही निशाने पे हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है वो सारे काम यही, अभी केवल झारखंड का मसला नहीं है। देखिए, बिहार उन्होंने ले लिया है, झारखंड भी वो इसी तरीके से लेना चाहते हैं और इसी तरीके से और राज्य भी लेना चाहेंगे जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं। यहां महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि क्या हेमंत सोरेन की सरकार से किसी विधायक ने समर्थन वापस लिया? क्या किसी समर्थक दल ने उस सरकार से समर्थन वापस लिया? क्या गवर्नर के पास जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इनका विश्वास मत नहीं इस सरकार को? सीधी सीधी बात यह है कि हेमंत सोरेन जो विधायक मंडल दल के नेता थे उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरा विधायक दल का नेता वो चुन लिया गया,
उसके साथ में जो सहयोगी दल थे उनका समर्थन है, वो चिट्ठी साथ में संलग्न है। संवैधानिक बाध्यता यह कहती है कि चूंकि नेता बदला गया है, ना सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है और ना किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, तो गवर्नर की भूमिका भी होती ही नहीं है कि वो देखें साहब कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है। और अगर बहुमत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी दावा करे, बहुमत नहीं है जाके दावा पेश करे गवर्नर के पास। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक तो कोई दावा पेश किया नहीं है कि वो गवर्नर के पास गई है, वो कहेगी उसके पास है। सुबह जो थे वो निशिकांत दुबे जो समझे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे अगर सरकार बना लेती है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सुबह कहा कि 30 विधायक जो है केवल हैं जेएमएम के पास, 18 विधायक इनके गायब हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्वीट किया कि इनके 35 ही विधायक हैं। मतलब खुद ही अपनी बात से 2 घंटे में निशिकांत दुबे पलट गए कि 30 से 35 आ गए एकदम से। अब जब वो गिनती की जारी हो गया वीडियो तो मालूम पड़ा वो 43 है जी। तो कुल मिलाकर के संवैधानिक स्थिति है उसमें यह है कि गवर्नर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। लेकिन बात वही है जो आपने कहा कि जब संविधान पढ़ा ही नहीं है, और संविधान पढ़ने की आवश्यकता क्या है? जब संविधान को ही बुलडोज किया जाना है तो संविधान को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे एक मित्र थे राजीव जी, वो रहे नहीं, कोरोना काल में चले गए। वो कहते थे कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो बड़ा कमजोर होता है, जिसको कानून का ज्ञान होता है। बोले जो अनपढ़ आदमी होता है उसे कानून का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो खुल के काम करता है कि कानून होगा बाद में देखा जाएगा। मगर जिसे कानून की जानकारी होती है वो सोचता है कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो ये दफा मुझ में लग जाएगी। तो जब हमने संविधान पढ़ा ही नहीं है तो संविधान का क्या होगा, हमें क्या मतलब? तो गवर्नर साहब को संविधान से क्या लेने देना है कि संविधान पढ़ा है, गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा है। वो तो जो ऊपर से आ गया है होम मिनिस्ट्री से, वो उसको पालन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजीव जी स्थिति यही है कि सब तरफ जो है वो अंधेर कर दी है और चौपट राज है। वास्तव में मामला यही है। लेकिन चलते चलते हेमंत सोरेन ने जिस तरह बहादुरी के साथ, मैं कहूंगा कि बड़ी बहादुरी के साथ, और सारा प्लान एक तरीके से कहा जाए वो फेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या रही थी कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को बना देंगे मुख्यमंत्री और फिर हम जो है फिर उनके अंदर विभाजन करेंगे, उसके जरिए फिर तोड़फोड़ कर लेंगे। हेमंत सोरेन ने वो प्लान फेल कर दिया। चंपई सोरेन का नाम हो गया, वो हो गए। अब यहाँ ये भी मामला नहीं है कि वहां किसी को और तोड़ लिया जाएगा। तो जो ऑपरेशन लोटस चलाया जाना था वो तो वहां खत्म हो गया मामला। तो कुल मिलाकर की स्थिति ये कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच भी नहीं पा रही है अभी कि वो ऑपरेशन लोटस चलाना है तो ये ऑपरेशन चलना कहाँ है, वो जमीन कहाँ है, वो कीचड़ कहाँ है जहां भारत जहां कमल खिले। तो अभी देखो कीचड़ जो है वो तलाशा नहीं गया है कि जहां जो है कमल खिल पाए। राज्यपाल इसलिए परेशान है, कभी तबीयत खराब हो जा रही है पता है, कभी लापता है। अब वो ट्राइबल आर्मी के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल है, उसने दोपहर में जारी कर दिया कि लापता हो गए राज्यपाल। अब अगर राज्यपाल लापता हो जाए और मुख्यमंत्री, यानी आप समझिए इस देश के अंदर क्या स्थिति है। फिर बात वही है कि निशाने पे तो वो संविधान है, तो राज्यपाल कहीं भी लापता हो जाए। कुल मिला के अभी जो स्थिति है झारखंड की, मुझे लगता है कि झारखंड जैसी स्थिति और बनेगी। और ये कुल मिलाकर के चंडीगढ़ मॉडल के जरिए जो है झारखंड को हथियाना चाहते हैं राजीव जी। असली मसला ये है जी। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या है कांग्रेस के पास या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास? वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? जा तो रहे हैं, जरा आना चाहता हूं शैलेश सिंह साहब आपके पास जल्दी से, कि क्या इसके अलावा आप लोग वहां जा रहे हैं, हैदराबाद का रुख कर रहे हैं, लेकिन कल को यहां ऑपरेशन लोटस होता है, फिर क्या? अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। देखिए, हमारे सारे विधायक एकजुट हैं और कल हम लोगों ने 43 विधायकों का समर्थन पत्र दिया था। आज गिनती में हमारे 44 विधायक मौजूद थे और 2 बीमार हैं विधायक, और उनका भी हम लोग एकजुट, जब भी राज्यपाल के यहाँ परेड की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उनका परेड कराने के लिए तैयार हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी संवैधानिक संकट अगर राज्यपाल उठाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग सभी विधायक राज्यपाल भवन के सामने धरना देने के लिए तैयार हैं। और देश में पूरा ये मैसेज हम फैलाएंगे कि भाई हमारे विधायक रहते हुए भी जाकर के इन लोगों ने सरकार बनाने का समय नहीं दिया है। हम लोग 1-2 दिन देख रहे हैं कि राज्यपाल जितना भी समय लेना चाहेंगे ले सकते हैं, और 2 दिनों बाद फिर हम लोग धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं और आगे हम लोग यही प्रोग्राम रखेंगे। हमारे पास पूरा का पूरा समर्थन, यानी सड़क की लड़ाई आप लोग शुरू करेंगे? हाँ, फिर हम लोग सड़क पे जाएंगे और राज्यपाल के गेट के आगे ही धरना देंगे। हम लोग राज्य में किसी भी तरह का, हम राज्यपाल को ऐसा मौका नहीं देने जा रहे हैं कि वो राष्ट्रपति शासन लगाए और ये कहे कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है।
कानून व्यवस्था का संकट वो खुद तैयार कर रहे हैं। जिस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं होगा, या तो वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा तो राष्ट्रपति उस राज्य का शासन चलाएंगे, या वहां पर मुख्यमंत्री चलाएंगे। आज तो राज्य नेतृत्व विहीन है। अगर राज्यपाल को कहीं से भी ये लगता है कि बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाएं यहां पर, और देश को मैसेज दे कि किस तरह से लोकतंत्र को के ढांचा को ध्वस्त किया जा रहा है। तो राज्यपाल ये करने की भी स्थिति में नहीं है, और राज्यपाल सिर्फ जो दिल्ली से आदेश आ रहा है, जो गृह मंत्रालय का आदेश है, उस आदेश को संवैधानिक ढांचा को तोड़ते हुए उस आदेश का पालन कर रहे हैं। मगर इस मंशा को कभी भी कांग्रेस और जेएमएम के विधायक सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस और जेएमएम के विधायक जो हैं वो बने हुए इंटैक्ट हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं शैलेश सिंह साहब हमारे साथ सीधे झारखंड से जुड़े हुए हैं, और एक साथी हमारे और भी जुड़े हुए हैं झारखंड से, शहनवाज हुसैन साहब, उनके पास भी आता हूं। लेकिन पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा जो बातें यहाँ रख रहे थे शैलेश सिंह साहब, इन बातों पे गौर अगर फरमाएं तो ये साफ दिखाई देता है कि अगर यहाँ राज्यपाल कुछ और कदम उठाते हैं तो एक दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया, अब तो इंडिया गठबंधन कह सकते हैं क्योंकि एक फॉर्म्ड है इंडिया गठबंधन, या ये गठबंधन जिसकी सरकार अभी है, ये तैयार है। क्या कुछ देखा जाए यहां से आगे? राजीव जी, राज्यपाल तो दिल्ली की यानी 7 लोक कल्याण मार्ग या जो भी आप कहना चाहें दीनदयाल मार्ग पर जो दफ्तर है उसकी कठपुतली मात्र है। राज्यपाल क्या करेंगे, इससे बेहतर सवाल यह है कि केंद्र उनसे क्या करवाएगा। जो उनसे करवाया जा रहा है वो दिख रहा है पिछले 24 घंटे से, एक राज्य मुख्यमंत्री विहीन है। इसलिए मैं कांग्रेस के नेता जो झारखंड से जुड़े हुए सिंह साहब, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अब लड़ाई सदन से पहले सड़क पर लड़ना पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन उससे बड़ा जोखिम अभी उनके सामने जो है वो ये है कि सड़क पर उतरते समय आपकी अपनी जो संख्या है उसको बचाए रखें। वो कैसे बचाए रख पाएंगे, ये जिम्मेदारी कांग्रेस और जेएमएम की है। अभी निशिकांत चौबे का जिक्र किया अमलेंदु जी ने, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हेमंत सोरेन के भाई और भाभी लापता हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, जबकि उस तस्वीर में मौजूद हैं वो। जब इस तरह के झूठ सत्ता में बैठे हुए लोग फैलाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस झूठ के सामने लड़ाई के लिए इन सबको एकजुट रहना पड़ेगा। ये चुनौती थोड़ी कठिन है क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में अपनी आंखों से देखा है राजीव जी, किस तरह एक बार विधायक भोपाल से बाहर हुए और फिर वो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। अब इनमें से जितने लोग हवाई अड्डे पर मौजूद हैं या जाने वाले हैं, या फ्लाइट में 2 विमान विशेष मौजूद है, हम नहीं जानते कितने लोग हैदराबाद जा पाएंगे। और अगर सारे लोग नहीं जा पाए, कुछ रह गए, तो उन्हें बांधकर बचाकर रखना कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि सरकार में बैठे लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, वो सीमा, वो मर्यादा पिछले 24 घंटे में टूट चुकी है। आपको कहीं शिकन दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर, कहीं मुख्यधारा के मीडिया ने पुरजोर तरीके से जब सवाल पूछा कि एक राज्य में बहुमत वाले दल को, उस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए न्योता क्यों नहीं दे रहे हैं लाट साहब। चूंकि सवाल पूछना इस समाज ने बंद कर दिया, इसलिए अब जिम्मेदारी उस समाज के सामने ही जाने की है, सड़कों पर उतरने की है। और बिल्कुल सिंह साहब ने सही जगह चुनी है कि राजभवन के सामने जाकर ही गांधीवादी तरीके से, गांधी के रास्ते से ही सत्याग्रह आपको करना पड़ेगा। और ये लड़ाई लंबी है, 2024 तक अभी बहुत कुछ इस देश को देखना बाकी है। चंडीगढ़ और रांची तो झांकी है, जैसा कि बीजेपी के हैंडल ने उस दिन लिखा था चंडीगढ़ को लेकर कल, वो सचमुच में झांकी थी। अभी बड़ा जुलूस तो देखना बाकी है इस देश को, जिस जुलूस में हम संवैधानिक मर्यादाओं को और संविधान को, अमलेंदु जी की बात में अपना सुर मिलाना चाहता हूं, संविधान की परेड निकलते हुए देखेंगे, विसर्जन के लिए जाता हुआ संविधान। और एक ना एक दिन लाल किले से ये घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ न संविधान की कोई जरूरत है न लोकतांत्रिक मूल्यों की और मर्यादाओं की। उससे रोकने के लिए सबको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने वाले हमारे सामने दिख रहे हैं कौन लोग लड़ सकते हैं। जो साहस कल हेमंत सोरेन ने दिखाया, ऐसा साहस और कितने लोग दिखा पाएंगे, इसे देखना भी बाकी। जी राजीव जी शहनवाज भाई, आपसे जरा समझना चाहता हूं, झारखंड में इस पूरे मसले को लेकर थोड़ा सा वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आखिर जाना तो सबको जनता की अदालत में ही है। आप सर्वोच्च न्यायालय तक क्यों ना चले जाएं, लेकिन वन फाइन डे
चुनाव में आप जाएंगे और जनता की अदालत से आपको फैसला सुनाया जाएगा। क्या कुछ अभी जो कुछ चल रहा है 2-3 दिनों से उस पर, या इससे पहले भी समन पे समन जब भेजे जा रहे थे, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की? देखिए, तमाम साथियों ने, तमाम पत्रकार साथियों की मैं सुन रहा था। सबसे पहले मैं अमरिंदु जी ने कहा और राजीव जी, जो मैं इस बात से सहमत हूं कि सबसे पहले जो संवैधानिक संकट है, लोकतंत्र बचा रहे, ये जरूरी है। ये मैं इस बात से सहमत हूं। अगर राज्यपाल का जो निर्णय है, जिन कारणों से भी है, मैं फिर क्या रिपीट कर रहा हूं, जिन कारणों से भी है, लेकिन राष्ट्रपति शासन हो या मुख्यमंत्री की बात हो, तो इस पर निर्णय उनको ले लेना चाहिए था। 24 घंटे लगभग, अब तो मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। और कल जब बुलाया गया है, तो किस लिए बुलाया गया ये भी स्पष्ट नहीं किया गया। कल बुलाया गया है। अब हैदराबाद जाने की बात हुई है विधायकों की, या ये सारी चीजें। जहां तक आम लोगों की बात है, तो आम लोग कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं, खासकर आम लोगों की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सहानुभूति तो हेमंत सोरेन के साथ जा रही है। मेरा अपना ओपिनियन है कि भाजपा के लिए ये घातक मतलब ये कदम है, ये जो भी निर्णय है, जो अगर इसको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है भाजपा की ओर से अगर, तो ये घातक कदम होगा। इसका लाभ भाजपा को लोकसभा चुनाव या आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं मिलने जा रहा है। कल भाजपा ने बैठक भी बुलाई है, ये कहा जा रहा है। जरा उसकी तरफ भी आना चाहता हूं। भाजपा की एक बैठक है और उस बैठक, भाजपा विधायक दलों की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ अगर ऐसा हो जाता है कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुलाते हैं, तब क्या परिस्थिति पैदा होती? जरा प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। तब क्या परिस्थिति पैदा होगी अगर यहाँ हाथ से, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं अलग अलग राज्यों में ऐसी तस्वीरें पिछले 10 साल में हम लोगों ने देखी है। उस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में ऐसा होता है तो फिर क्या? क्योंकि सामने चुनाव, लोकसभा चुनाव के हिसाब से मैं इन चीजों को जरा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। राजीव जी, कुछ समय पहले अगर आप ये बात कह रहे होते तो हम लोग बोलते कि क्या राजीव जी आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, चैलेंज है, ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में जो हुआ उसके बाद अब ऐसा बिल्कुल नहीं बात कर सकते। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अल्पमत की भी सरकार बन सकती है और राज्यपाल चाहे, राष्ट्रपति चाहे, आप पूछते रहिए, आपको न्याय चाहिए जाइए कोर्ट में मांगिए, ऐसी तो बात होती है। आपके ऊपर दाग लगा है, आप साबित कीजिए। भाई ईडी क्या है? ईडी यही तो है, जिसको ईडी पकड़ लेता है साबित उसी को करना पड़ता है कि हम निरपराध है, ईडी का कुछ नहीं है। यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो ये अगर राज्यपाल इस दशा में है कि बहुमत दिख रहा है, महसूस कर रहे हैं, उनको उन 5 प्रतिनिधियों के सामने ये बोला नहीं गया कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप कैसे साबित करेंगे? एक सवाल नहीं था राज्यपाल का इन 5 प्रतिनिधियों के साथ जो आज उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाएंगे, ये लाइन कहा उन्होंने, हम आपको बुलाएंगे, और उसके बाद फिर कहा सूचित करेंगे। तो आप बताइए, जिस राज्यपाल के पास में जुबान नहीं है पूछने का कि आपके पास बहुमत है कि नहीं, कैसे दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, ये पूछ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो अगर इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। मर्जी से काम करते तो ऐसा होता ही नहीं, ये सिचुएशन नहीं होता। वो बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत लाज शर्म बाकी है उस हिसाब से वो 5 लोगों से बुला लिए और उनसे मिल लिए। अब बीजेपी किसी भी हमें तो नहीं लगता कि झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन से कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी और बीजेपी सरकार बना लेगी, ऐसा दिखता ही नहीं है। और क्योंकि एक सांगठनिक कारण भी है बीजेपी में, दिखता है कि बीजेपी में अभी बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष हैं, पहले इस बीजेपी को चलाते थे, अब राज्यपाल हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका चलता था, वो भ्रष्टाचार के बादशाह थे, हालांकि उनका कोई दिक्कत ही नहीं, उनके ऊपर कभी ईडी नहीं गई। तो खरीद फरोख्त करने कराने में वहां के लोकल यूनिट में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो शख्स अभी नहीं है वहां। लेकिन हाँ, मोदी शाह का जो इंटरेस्ट है वो तो सब जगह है। तो मोदी शाह का इंटरेस्ट क्या है, स्थानीय विधायकों को इंडिया गठबंधन से तोड़ पाएगा? तो बस करना यही है कि इनको अपने साथ रखना है। अभी सही कह रहे थे
कि अगर अपने साथ रहते हुए वो ले जा सके, राकेश पाठक जी कह रहे थे, तब तो शायद बचा ले, लेकिन अगर कुछ छूट गए रांची में तो फिर नहीं बचा पाएंगे। ये समझ ली, सब लोग हेमंत सोरेन नहीं है, ये समझ ली, सारे विधायक हेमंत सोरेन नहीं है। उनको तोड़ा जा सकता है, डराया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, सब कुछ किया है। इसलिए इनको बचा के रखना होगा, नहीं तो ये लोग बैठक बुलाएंगे, झूठा दावा कर देंगे, उसके बाद शपथ ले लेंगे, बाद में जब उनको साबित करना होगा उस समय फेल होंगे तो होंगे, आखिरी कोशिश कर लेंगे वो। ये सारा कुछ हो सकता है। जी जी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या ये जो समय लेने वाली जो बात है, यानी कि टाइम टेकिंग, ये जो है, ये सियासत, और ऐसे समय में लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतना ज़्यादा आप हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या यहाँ वही हो रहा है? अगर उसको उस हिसाब से देखा जाए, समय क्यों लिया जा रहा है? क्यों राज्यपाल नहीं बुला रहे हैं? क्यों राज्यपाल कल से लेकर 24 घंटे के बाद बुलाते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं ठीक है हम बुलाएंगे? और एक बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे तमाम साथी कि अगर यहाँ टूट होती है, हालांकि शैलेश सिंह साहब कांग्रेस के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं उनकी बात को, लेकिन अगर समय ज्यादा है और यहां टूट हो जाती है तब तो परिस्थिति बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या माना जाए कि यहां समय इसलिए लिया जा रहा है? वो कितना भी समय ले लें, हेमंत सोरेन और उनके साथी बहुत सतर्क है। हैदराबाद जाने वाले विधायकों की संख्या 43 बताई गई है, 43, और यह भी बताया गया कि 5 विधायक रांची में ही रुके हुए हैं और वे 5 विधायक हालात पर नजर रखे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। यानी हालत उतनी आसान, इतने अच्छे बीजेपी के लिए नहीं जैसी कि वो कल्पना कर। निशिकांत दुबे जी लगातार बार बार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायकों को गाय बकरी की तरह विमान में भरा जा रहा है, वगैरह वगैरह, फलाने जी तो विधायक है ही नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे खुद राज्यपाल बन गए हैं या वे नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि बनकर बात कर रहे हैं कि सरकार को कैसे गिराना है। तो हास्यास्पद स्थिति है। मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है और बीजेपी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसका पाला कोई बहुत सीधे साधे राज्य के लोगों से नहीं पड़ा, एकदम सीधे नए नवेले नेताओं से नहीं पड़ा, उनसे नहीं पड़ा है जो कि सरकार के दबाव में आ जाए या ईडी के दबाव में आ जाए। तो राज्यपाल महोदय के पास कोई विकल्प है नहीं, या तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो राज्यपाल प्रमुख हो जाए राज्य के, जो अभी लगा नहीं है, और मुख्यमंत्री कोई है नहीं। तो इस अवस्था को लंबे समय तक खींच के नहीं रखा जा सकता, तत्काल कल कुछ न कुछ उन्हें करना ही पड़ेगा। राजीव जी, सबसे बड़ा रोल यहाँ डॉक्टर निशिकांत दुबे ही निभा रहे हैं दिखाई दे रहा है। अभी आप कह रहे थे तो मैं उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर जरा ट्वीट्स देख रहा हूँ, ढेरों ट्वीट्स हैं। जो आखिरी 58 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने 10 पैसेंजर के नाम, और उसमें लिख रहे हैं कि झारखंड के विधायक चार्टर प्लेन में हैदराबाद जा रहे हैं। इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है, देखना चाहिए कि 10 पैसेंजर में से सिर्फ 4 विधायक हैं, यानी विधायक हैदराबाद जाने का विरोध कर रहे हैं। विधायक हैदराबाद जाने का विरोध कर रहे हैं। चंपई सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। अब देखिए ये तमाम बातें यहाँ लिख रहे हैं। अपनी पार्टी संभालें, वो दूसरी की पार्टी में, दूसरे की थाली में क्यों झांक रहे हैं, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन कमाल का काम करते हैं निशिकांत दुबे, चाहे सदन हो या सदन से बाहर। संसद में हम लोगों ने देख लिया था क्या कुछ उन्होंने किया। महुआ मोहित्रा बनाम निशिकांत दुबे, सबको याद होगा। खैर, आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रशांत टंडन जी आपके पास। यहां से जरा राष्ट्र की राजनीति, लोकसभा चुनाव, उस खतरनाक खेल की तरफ जरा ले आना चाहता हूं, और आपके जरिए इस कार्यक्रम में जो हम लिख भी रहे हैं कि बीजेपी का खतरनाक प्लान जो है वो क्या यहां दिखाई दे रहा है। जो कुछ झारखंड में हो रहा है, उससे पहले बिहार में जो कुछ हुआ और दिल्ली में होने जा रहा है, वेस्ट बंगाल सामने है। इतने धूमधाम से मीडिया को लगाकर, सरकारी तंत्र लगाकर, अभी 10 दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और उसके बाद नीतीश कुमार हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया। लगता है कि इनको राम मंदिर से वो उम्मीद जितनी थी वो मिला नहीं, इसलिए प्रशासन के जरिए
डीएमएसपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, इनको कब्जा करके चुनाव जीतने की तैयारी है। लेकिन घाटे का सौदा है राजीव जी। घाटे का सौदा क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए 47 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की, यानी ट्राइबल रिजर्व सीटें 47 देश में लोकसभा में। उन 47 सीटों में 31 बीजेपी के पास है। और जब 2019 में सीटें बढ़ी हैं 2014 के मुकाबले, आधी सीटें रिजर्व सीटों से मिली बीजेपी को। राहुल गांधी ऑलरेडी आरएसएस बीजेपी का ट्राइबल नैरेटिव पंक्चर कर चुके हैं, आदिवासी कहकर कि ये वनवासी नहीं आदिवासी। अब उसके बाद उसका असर क्या हो रहा है, देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में 15 एसटी रिजर्व हैं, बीजेपी को वहां 0 मिला, एक भी सीट नहीं आई। यहां पे 11 सीटें हैं झारखंड में, 11 में से 5 रिजर्व सीटें हैं। तो 47 तो रिजर्व सीटें हैं जिसमें 31 बीजेपी के पास हैं। ट्राइबल वोट लगभग देश में 80 सीटों को प्रभावित करता है। अब मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूं। वेस्ट बंगाल में 6 शेड्यूल ट्राइब सीट हैं, 6 में से 5 बीजेपी के पास हैं। तो अगर देश भर का ट्राइबल नाराज हो जाएगा, और हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है, तो बीजेपी को जितना घाटा होगा उससे इनके तो पूरे लाले पड़ जाएंगे मेजॉरिटी के लिए भी, केवल इसी फैक्टर से। तो ये बहुत घाटे का सौदा बीजेपी कर रही है, और पता नहीं कौन सी जल्दबाजी है, कौन सा पैनिक है, लेकिन कुल मिला के घाटे का सौदा है। और हेमंत सोरेन की मैं फिर तारीफ करूंगा कि उन्होंने ईडी और मोदी दोनों को रन आउट किया कल। राजीव जी जी बिल्कुल, ईडी और मोदी दोनों को रन आउट कर चुके हैं हेमंत सोरेन। लेकिन हेमंत सोरेन एक दिन की न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को भेजा गया, ईडी की हिरासत में नहीं है, ये गौर फरमाइए। और उसके बाद कल क्या कुछ होगा इस पर भी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां कि सरकार आखिर झारखंड में कब बनेगी? क्या बिना मुख्यमंत्री, बिना राष्ट्रपति शासन की सरकार, या यहां कुछ दांव और चलने वाली है बीजेपी? बहुत कुछ निगाहें टिकी हुई हैं सबकी झारखंड की सियासत पर, झारखंड पर, लेकिन उससे ज़्यादा कि यहां से, क्योंकि यहां जो कुछ भी होगा उसका असर जो अभी अगले 2 महीने में लोकसभा का चुनाव होना है उस पर सबकी नजरें टिकेंगी तब, क्योंकि वहां देश का जो संग्राम है वो होगा। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम साथियों का, हमारे साथ जुड़े शैलेश सिंह साहब, शाहनवाज हसन साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत टंडन जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक गंभीर चर्चा हो रही थी दोस्तों, ज़रा दूसरे दिनों से अलग हटकर ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि एक